इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग या चार्ज रिंग लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। ध्यान से देखना, थोड़ा सपोर्ट करना ताकि ये कंटेंट हम जल्दी कर लें क्योंकि है आसान। देखो, एक रिंग गिवन है, इस पे हमने चार्ज क्यू माना है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व किया था ना वैसे ही करेंगे, इधर आर मानो इधर एक्स मानो। अब हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। तो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस बार मुझे वेक्टर एडिशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट। इस रिंग के मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स यदि मानता हूं तो सभी एलिमेंट इस पी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे और वो यही डिस्टेंस होने वाला है। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि नीचे एक सर्कल अज्यूम करो और ऊपर एक पॉइंट, इधर से इधर से इधर से सभी डायरेक्शन से डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है। तो मैं यदि सिंपल पोटेंशियल लिखना चाहूँ डीवीपी एक छोटे से चार्ज डीक्यू की वजह से, तो मैं क्या लिखूंगा, के डीक्यू अपॉन आर। अब पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पता है तो इसके बेसिस पे हम लिख रहे हैं। अब इसी को इंटीग्रेट करो तो पोटेंशियल यहाँ से आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये तो हमें सिंपल एक जनरल फॉर्म मिल गया। हम यदि पूछे तुमसे, मैं पूछता हूँ कि हमें पोटेंशियल मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम पोटेंशियल हमें कब मिलेगा बताओ, कब, कौन से पॉइंट पे। तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि इसमें एक्स सिंगल नीचे ही है, तो लॉजिकली भी हम जानते हैं कि जब एक्स सबसे कम होगा तो वीपी सबसे ज्यादा होगा, और एक्स कम कितना हो सकता है, जीरो, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि फॉर वीपी मैक्सिमम एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, और उस केस में हम वीपी सेंटर पे आ जाएगा पोटेंशियल, और ये हम सिंपल के क्यू बाई आर लिखेंगे, और ये तब होगा जब हम रिंग के सेंटर पर बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ पे, रिंग के सेंटर पे, और कितना, तो के क्यू बाई आर। नोट करना। चलो आगे बढ़े क्या, ये सब इजी कैलकुलेशन है। आई थिंक अब तुम्हें बहुत कंफर्टेबल हो रहा होगा इस टाइप के कैलकुलेशन में, क्योंकि बहुत टाइम से तुम इस टाइप के कैलकुलेशन देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही देख रहे हो। डन का मैसेज करो यदि नोट कर लिए हो तो।
इसमें हमने सिंपल क्या करा कि एक, हाँ कौन भेज रहा है? चलो ठीक है, देखना इधर। हमने क्या करा कि एक सिंपल एलिमेंट कंसीडर करा और इस एलिमेंट से हम देख रहे हैं, तो इस एलिमेंट से जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वीपी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर एस, आर सिंपल, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज के समय पोटेंशियल क्या बताया जाता है, के क्यू बाई आर। तो आर की जगह हमने वैल्यू पुट करी और इसे इंटीग्रेट करा, तो एक्स कांस्टेंट आर कांस्टेंट, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होगा, सिंपल आंसर है हमारे पास। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क। देखना, अब हमारे पास चार्ज डिस्क है, उसमें हम देखेंगे, देखना ध्यान से। एक इस टाइप का एक चार्ज डिस्क मानते हैं और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ कि सिंपल इधर कोई जनरल डिस्टेंस आर पे एक एलिमेंट कंसिडर करता हूँ, और ये एलिमेंट कैसा है बताओ, ये एलिमेंट एक रिंग की तरह दिखेगा तुम्हें। तो इस रिंग की, देखो इस रिंग की वजह से यदि मैं पी पॉइंट पे, हाँ बिल्कुल पी पॉइंट पे मैं पोटेंशियल देखूं, तो जस्ट अभी हमने सॉल्व किया है, क्या लिख सकते हैं, देखो डी वी पी इक्वल्स टू के डी क्यू अपॉन अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे। अच्छा, इस एलिमेंट में चार्ज कितना होगा, हमें एरिया चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा, और रेडियस हमें आर गिवन है। तो देखो, क्या मैं डी क्यू को मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये लिख सकता हूं क्या, सिग्मा इंटू टू पाई आर डी आर। देखो, सिग्मा इंटू टू पाई आर डी आर, तो अब हम इसे रिप्लेस करते हैं, तो डी वी पी इक्वल्स टू के सिग्मा टू पाई आर डी आर अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल पी का पोटेंशियल जो मुझे मिलने वाला है वो मिलेगा टू पाई सिग्मा के, टू पाई सिग्मा के, और इस टू को भी अंदर ले जाते हैं, टू आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब सोचो हमें ये इंटीग्रेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा कि माना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने टी मान लिया, तो मैं लिख सकता हूँ टू आर डी आर किसके बराबर होगा, डी टी के। तो वीपी आ जाएगा पाई सिग्मा के इंटीग्रेशन, यहाँ पे डी टी डिवाइड बाई, ध्यान से देखना, अंडर रूट टी। अब इसे हम सॉल्व करें, तो पाई सिग्मा के और टी के पावर माइनस हाफ प्लस, और यहाँ पे आएगा प्लस, सिंपल। इसे और फर्दर हम सॉल्व करते हैं, तो मैं के की वैल्यू भी रख देना चाहता हूँ, तो के सिग्मा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और टू एक ऊपर आएगा और इधर अंडर रूट टी आएगा, तो अंडर रूट टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, देखना। और हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, जीरो से कैपिटल आर तक। ठीक है, करते हैं सॉल्व। तो देखो, जब आर जीरो रखोगे तो ये तो सिंपल एक्स बनेगा, और यहाँ पे तो मैं एक बार फाइनल लिख रहा हूँ, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो जो मेरा आंसर है वो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आएगा क्या, देखो रिजल्ट।
हाँ बिल्कुल, इंटीग्रेशन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। एक बार देखो समझ में आता है तो इसका मैसेज करो। नहीं 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 नहीं, dq को हमने एरियल चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखा है। सिग्मा जो होता है वो dq अपॉन d एरिया होता है ना, तो मैं dq को क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू d एरिया। ये तो बहुत पहले तुम एक्सप्लेन किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने ऐसा ही काम किया था। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क देखा ना, तो भी हमने वहीं पे भी वहां पे भी ऐसा ही सेम कैलकुलेशन किया था। फोर कैसे कैंसिल हुआ? अब देखो ना, इसका जो टू है, अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो मेरे हिसाब से तुम्हें खुद स्ट्रगल करना चाहिए। नहीं, के की वैल्यू मैंने 1/4 पाइप रखा और ये टू ऊपर चला गया, सोचो। सही बोल रहे हो। चलो, क्या मैं आगे बढ़ूं? ये समझ आया हो तो ये इसका मैसेज करो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मानो हमारे पास रिंग गिवन है, इस तरीके से हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। इधर है +q, -3q, 4q, 8q। सेंटर पे हमसे पोटेंशियल पूछा है, जल्दी से बता दो कितना होगा। सेंटर पे पोटेंशियल बताओ। क्या करना है, सिंपल, हमें पता है कि KQ/R होता है, तो जो Q है उसको सम कर लो। तो 8 4 13, इधर 13 -3 10, तो डायरेक्ट आंसर हम लिखे 10 KQ/R आंसर। किसी को डाउट तो नहीं है ना, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम सिंपली चार्ज को ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलो, आज हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। बढ़े ना आगे। देखना, कुछ और क्वेश्चन। इधर है पोटेंशियल और इधर है x, -2 10 20, इधर वोल्ट में हमें गिवन है। इधर 2 मानो, 4 8
x मीटर में। हमसे बोला गया ड्रॉ Ex ग्राफ। जल्दी से। देखो कैसे सॉल्व करोगे, सोचते हैं। तुम्हें याद होगा हमें ये बताया गया है E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर। अब यहाँ पे मैं x लिखूंगा तो इधर भी x आ जाएगा। सोच के देखो, dv बाई डी एक्स क्या बताता है, स्लोप ही तो बताता है ना। तुम्हें याद हो तो ऐसा हमने एग्जैक्ट WP में भी किया था, इससे भी क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसी के नीचे जस्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड E और इस तरफ हम x मानते हैं। एक एक सेक्शन को देखेंगे। देखो इधर का स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, जल्दी बताओ। इधर का स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है, बिल्कुल सही। तो पॉजिटिव है और एक ऑलरेडी माइनस साइन है, तो नेट आंसर नेगेटिव में होगा। मतलब नीचे की तरफ ये ग्राफ ड्रॉ होने वाला है। दिख गया नीचे की तरफ। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैं tan थीटा सॉल्व करना है, तो 10/2 5, तो नीचे कितना आएगा -5। सही है। चलो इस रीजन में स्लोप देखो, स्लोप पैरेलल लाइन है, एक्स एक्सिस के कितना 0, तो 0 है तो सिंपल हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें ऐसे, इस तरीके से। देखो ध्यान से। अब 2 से 4 के लिए हम देख रहे हैं, 2 से 4 का स्लोप बताओ, पॉजिटिव है ना। फिर ये ग्राफ नीचे आएगा, मैग्नीट्यूड सॉल्व करें तो ये हमें 2 और ये 10, ये भी 5 है, तो मतलब इसी के लाइन के सीध में ही हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इधर आ गया 2 और इधर आ गया 4, ध्यान से देखना। चलो आगे बढ़ेंगे हम। 4 और 8 के बीच देखो स्लोप कैसा है, नेगेटिव। आंसर में क्या आएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस है। मैग्नीट्यूड देखे तो 4 और 20, ये भी 5, तो ये ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, और इधर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5। तो ये मेरा ग्राफ ड्रॉ हुआ है। देखो ध्यान से, समझ में आता है तो ये इसका मैसेज करो। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इसलिए हमने सिंपली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करना, आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा WP में वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन इसी दो टॉपिक पे बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं कुछ समराइज कर दे रहा हूँ, देखना ध्यान से।
सबसे पहले हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी हम थ्योरम की बात कर रहे हैं। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम बस मैं एक लाइन में क्या लिखे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल, एक लाइन में समझेंगे। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस सिस्टम में लग रहे हैं, किसी पार्टिकल पे लग रहा होगा, उस सभी की वजह से जो वर्क डन है उसका समेशन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। सेकेंड, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है, एनसी का मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यदि सिस्टम में कभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है तो मैं कह सकता हूं कि इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, और इसी को मैं ओपन करके लिखूं तो इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक बराबर होगा फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। तो ये हम तब यूज करेंगे जब सिस्टम में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यदि हम कहते हैं तो कौन कौन सा फोर्स की हम बात करेंगे, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस, ये सभी फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव में मेनली रखते हैं। या फिर एक लाइन में समझे तो जो भी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट फोर्सेस हैं वो सभी को हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। फिर एक और पॉइंट तुम्हें ध्यान होगा कि इफ एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे जीरो है, एफ एक्सटर्नल जीरो, तो हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की भी बात कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा किसके, फाइनल मोमेंटम के। तो फिर हम यहाँ पे ये भी यूज करेंगे। फिर कुछ टर्म्स हैं देख लो। अब हम फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाँ तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ रिकॉर्डिंग तुम देख लेना, तुम्हें आ जाएगा समझ, बट आज के आज ही देख लेना रिकॉर्डिंग। ठीक है। नोट कर लिए हो तो एक बार डन का मैसेज करना, फिर हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखना कुछ पॉइंट्स मैं फिर लिख रहा हूँ, पहले भी ये पॉइंट्स मैंने लिखा है और मैं फिर अब एक बार पॉइंट्स लिख रहा हूँ। क्या, तो देखो ध्यान से, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस नेगेटिव माइनस यू इनिशियल। फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ स्पेशली हम कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे वो सभी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि एफ ई के बराबर। सिमिलरली वर्क डन बाय इलेक्ट्रो, एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसी को तुम चाहो तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमें ध्यान रखना है क्योंकि हम इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद यदि हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिखना हो, समझना, तो हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखना u फाइनल माइनस u इनिशियल, तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो q v फाइनल माइनस v इनिशियल, है ना, q v इनिशियल, और इसी को तुम कॉमन लो तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसे तुम्हें नोट करना है और हम क्वेश्चन अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंड पॉइंट तभी वैलिड है जब सिस्टम में एक्सेलरेशन वेलोसिटी का टर्म ना हो। बिल्कुल सही सोच रहे हो, लिख लो साइड में, एक्सेलरेशन जीरो वेलोसिटी जीरो, तब हम ये कह सकते हैं। ये नोट कर लियो तो एक बार डन का मैसेज करो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखना पहला क्वेश्चन है, एक सिंपल हमारे पास स्क्वायर है, चार्जेस प्रेजेंट है, तो हमसे पूछा गया फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू potential energy of any charge due to others। मतलब किसी एक चार्ज पर, एनी वन कर लो, एनी वन चार्ज ड्यू टू अदर्स, मतलब किसी एक चार्ज पर बाकी चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आया? डिस्टेंस ए के बराबर है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। देखो क्या करेंगे, किसी एक चार्ज पे हम पोटेंशियल सॉल्व कर लेंगे बाकी तीनों की वजह से। सपोज करो हम इस चार्ज पे देखना चाहते हैं, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसकी वजह से पोटेंशियल, इन तीनों की वजह से पोटेंशियल में यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, और जैसे ही मुझे नेट पोटेंशियल पता लगता है उसमें मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फिर मुझे उस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो मुझे पता लग जाएगा। तो एक मैं नंबरिंग दे देता हूँ, इधर 1, इधर 2, और इस तरफ है हमारे पास 3। तो क्या मैं कह सकता हूँ नेट पोटेंशियल जो होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V है सिंपल KQ/A प्लस KQ/√2A प्लस KQ/A, सिंपल। तो V बराबर आएगा 2Q/A प्लस KQ/√2A। तो यहाँ से लिखूं मैं 2√2 प्लस 1/2 KQ/A। हमने पोटेंशियल सॉल्व कर लिया हुआ है इस पर्टिकुलर चार्ज पे, राइट। अब जैसे मुझे पोटेंशियल पता लग गया तो U इक्वल्स टू Q इंटू वी, Q तो Q रहेगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर यदि लिखूं तो KQ² A और ब्रैकेट में 2√2 प्लस 1/2, ये है हमारे पास आंसर। देखो समझ में आता है तो इसका मैसेज करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी एक पॉइंट पे हम नीचे √2 आएगा। हाँ यार सही बोल रहे हो, नीचे √2 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखना, डन का मैसेज करो यदि नोट कर लिए हो तो। ठीक है। देखना हमारे पास दो इक्वल चार्जेस है और इसे हमने ए सेपरेशन पे रखा है। इनिशियली ये दोनों चार्ज कैसे हैं, रेस्ट पे। तुमसे पूछा गया है फाइंड स्पीड ऑफ ईच चार्ज पार्टिकल, फाइंड स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल when separation becomes 4a,
व्हेन सेपरेशन बिकम्स 4a। करो तो सॉल्व जल्दी से। फाइंड स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन सेपरेशन बिकम्स 4a। √3kq/2m। ओके, बढ़िया। यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखो, अभी सेपरेशन ए है, जब बाद में सेपरेशन 4a होगा तो सिंपल हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इधर m और q, अब सेपरेशन है 4a। ध्यान से देखो, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम देखें और उससे भी पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम देखें तो हमें दिख रहा है सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, लेकिन हम दोनों चार्जेस को जब सिस्टम के अंदर काउंट करते हैं तो ये जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स कहलाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के थ्रू कह सकता हूँ कि दोनों ही चार्ज पार्टिकल के पास इक्वल स्पीड होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का मास सेम है। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। कैसे? तो एम वी वन प्लस एम वी टू का जो समेशन है वो 0 के बराबर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ वी वन बराबर वी टू विद माइनस साइन। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं तो देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक 0 क्यों है? क्योंकि दोनों रेस्ट में है। पोटेंशियल क्या लिखोगे? एक की वजह से पोटेंशियल लिखो तो के क्यू क्यू अपॉन ए लिखोगे। एक की वजह से पोटेंशियल और दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम बी स्क्वायर, और दोनों के पास है तो एक और ये दोनों, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? तो के क्यू क्यू अपॉन 4a। बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो, इसे कैंसिल एंड यहाँ आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4a इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं v डायरेक्ट लिखूं तो आएगा 3/4 के क्यू स्क्वायर अपॉन m इंटू ए। ठीक है,
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसे हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक सिस्टम अज्यूम करते हैं, तो इस सिस्टम में हमें पता है ना कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, फोर्स लग रहा है कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है इधर इधर, तो ये दोनों इंटरनल फोर्स हो जाएंगे यदि हमने इसे सिस्टम मान लिया है तो। लिया तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है देखो ना, के क्यू क्यू अपन फोर ए, तो जब फोर ए का सेपरेशन हो गया तभी तो लिया ना, देखो। ये जब ए सेपरेशन पे था तब, और ये जब फोर ए सेपरेशन पे है तब, दोनों को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन समझ आया हो तो इसका मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। ये आंसर एग्जैक्ट किस किस का आया था, ये इसका मैसेज करो। सेम आंसर कितने स्टूडेंट का आया था, ये इसका मैसेज करो। हम्म, चलो कोई बात नहीं, रिपीट करेंगे एक और क्वेश्चन। देखो, बस मैंने चेंज क्या करा है, तो एक का मास मैंने 2m कर दिया है, ठीक है। मास मैंने एक का 2m कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। करो तो सॉल्व जल्दी से आंसर। मैंने एक का मास 2m करा है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। सॉल्व करके आंसर बताओ। ओके, बढ़िया। एक बार मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। देखो, इसके लिए यदि मैं वेलोसिटी v1 मानूं और इसके लिए मैं वेलोसिटी v2, तो मैं v1 v2 में रिलेशन बता सकता हूँ कैसे। तो इधर है मास 2m के, तो मैं लिख सकता हूँ 2m v1 इक्वल्स टू m v2, इससे ये कैंसिल, और v2 बराबर 2vm।
मैं कहता हूं कि V1 यदि V है तो V2 कितना हो जाएगा 2V। चलो ठीक है, अब मैं सिंपल सॉल्व करूंगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी K Q Q अपॉन A, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ 2m V1 यानी कि V का स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू V2 कितना 2V का स्क्वायर, तो 2V का स्क्वायर प्लस KQ अपॉन 4A। तो बस हमें यही एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, कर लोगे क्या सॉल्व? तो मैं डायरेक्ट आंसर एक बार लिख रहा हूँ 3/4 KQ अपॉन A इक्वल्स टू, इससे ये कैंसिल होगा और इससे ये 2 कैंसिल होके एक 2 रह जाएगा ठीक है, तो mv स्क्वायर और 2v स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 3mv स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल होगा और जो मुझे v दिख रहा है वो अंडर रूट KQ स्क्वायर अपॉन 4ma, और v ये है तो बाकी तुम बता सकते हो। यही आंसर है, तो ये इसका मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे फिर। बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ये समझ आया हो तो यस का मैसेज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखना देखो, एक चार्ज रिंग है हमारे पास जिसपे प्लस चार्ज Q गिवन है, रेडियस हमें R गिवन है, और इससे हमने √3r डिस्टेंस पे एक कोई -Q चार्ज प्लेस किया है, और इस चार्ज के पास मास है m का, और हम इसे रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो तुमसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल -Q और m की हम बात कर रहे हैं, when it will cross the center of ring। करो तो सॉल्व जल्दी से, और इस रिंग को हमने फिक्स्ड करके रखा हुआ है और ये फ्री टू मूव है। करो ट्राई। क्वेश्चन समझ तो आ गया ना सभी को? 2 मिनट का टाइम है, करो सॉल्व।
ओके बढ़िया, देखते हैं। मिस्टेक मत होने देना। देखो, अभी चार्ज पार्टिकल इस पोजीशन पे है, जब ये सेंटर पे पहुंचता है तो हमें पूछा गया है कि स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो इधर की एनर्जी E1 मानता हूं, और जब यहाँ पे पहुंचता है ये चार्ज पार्टिकल तो उस टाइम एनर्जी हम E2 मान लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से E1 बराबर E2 के करूंगा। देखना E1 किसके बराबर है, तो इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल बराबर फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल। तो इनिशियल काइनेटिक 0, पोटेंशियल कितना, तो के क्यू क्यू माइनस भी आएगा यहाँ पे, है ना। आर आर की जगह यहाँ पे 2r लिखोगे। 2r क्यों, क्योंकि इधर से डायगोनल देख सकते हो, ये है 2r, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ चार्ज पार्टिकल के पास होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल तो तुम्हें पता है इस रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, और चार्ज को हमने मल्टीप्लाई करा तो सिंपल ही आ गया। माइनस क्यों, क्योंकि ये चार्ज खुद माइनस साइन का है तो इस वजह से माइनस वहां पे आया, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर के क्यू क्यू 2r माइनस प्लस के क्यू क्यू आर, इसे सॉल्व करें तो के क्यू क्यू अपॉन 2r आएगा, और इधर से हाफ एम वी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, और v बराबर अंडर रूट ऑफ के क्यू क्यू अपॉन एम आर। बताओ, यही आंसर है क्या सभी का। चलो अब मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, किस पार्टिकल का मोशन किस टाइप का होगा, बताओ। ये पार्टिकल के मोशन को तो हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, एक बार सोचो किस टाइप का होगा। क्या हम इस पार्ट, अच्छा, क्या हम एसएचएम कहना उचित है क्या, सोच के देखो, जो तुम एसएचएम मैसेज कर रहे हो ये बाकी में सही कह सकते हैं क्या। देखो पहली बात तो एसएचएम नहीं है ये बिल्कुल एसएचएम मोशन नहीं है। कैसे नहीं है मैं बताता हूँ तुम्हें, सोचो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। अब तुम्हें याद होगा कि एसएचएम के लिए तो एक टर्म्स एंड कंडीशन में ये बताया जाता है ना, ऑसिलेटरी, बिल्कुल सही, इस मोशन को हम ऑसिलेटरी कहेंगे। एक्स के प्रोपोर्शनल, देखो ध्यान से समझना, यदि मैं तुमसे कहूँ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो तुम क्या कहते, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2, याद करो। और हम जब भी एसएचएम सॉल्व करते हैं तो एक ये कंडीशन तो लेके ही सॉल्व करते हैं कि एक्स वेरी 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 लेस देन आर। ऐसा हम कंडीशन नहीं लेंगे तो फिर नीचे वाले एक्स को हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, सोचने वाली बात है। तो जब तक ये एक्स एलिमिनेट नहीं होगा तब तक तो ये एक्स के प्रोपोर्शन में नहीं आएगा। उसके बाद हमें ये भी बताया गया है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए, बट इस केस में एक्सेलरेशन एक्स के प्रोपोर्शनल है। कैसे, सोच के देखो, ध्यान से देखना। अब हमें यहाँ समझ तो आता है ना कि जैसे तुम इस चार्ज पार्टिकल को इधर लेके आते हो तो इस पे फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। फील कर पा रहे हो क्या। तो हम इस मोशन को ऑसिलेटरी क्यों कहेंगे ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो पहली बात तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा, लगते 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 सेंटर पे गया, सेंटर पे नेट फोर्स 0, ठीक है। लेकिन जब इस पे नेट फोर्स 0 है तो उस टाइम इसके पास एक वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से इस तरफ निकलेगा। अब जैसे ये इस तरफ निकलेगा तो फिर ये चार्ज रिंग है अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा, तो फिर कहीं पे जाकर रेस्ट पे आएगा और फिर वापस आना स्टार्ट होगा, है ना। और फिर जब वापस आना स्टार्ट होगा फिर वही सेम सिचुएशन, तो इसका मोशन टू एंड फ्रो तो होता रहेगा, बट इसे हम एसएचएम नहीं ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। सिंपल ऑसिलेटरी मोशन।
ठीक है, वैसा कोई मोशन होता है सिंपल ऑसिलेटर, सिंपल ऑसिलेटर सुनते हैं हम तो। सही है क्या? समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं पहले। इधर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है, ठीक है, और ई का मैग्नीट्यूड हमें दिया गया mg/q, एंगल थीटा दिया गया 45 डिग्री, ठीक है। हम्म, लेंथ l है, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ लाइट रॉड when it will pass from बॉटम मोस्ट पॉइंट। क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये जो है ना इसे हम लाइट रॉड मान रहे हैं, और इस पे है मास m और चार्ज q। तो जब ये बॉटम से पास हो रहा है तो उस टाइम पे इसके पास एंगुलर स्पीड क्या है, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन समझ आया क्या तुम्हें? फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ लाइट रॉड व्हेन इट विल पास फ्रॉम बॉटम मोस्ट पॉइंट। डायग्राम सामने है, ट्राई करो। हाँ हो गया था। बिल्कुल सही आंसर है, √2g/l करेक्ट आंसर है। चार्ज पॉजिटिव है। चलो देखते हैं, समझते हैं। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम WET यानी वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या लिखोगे? वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, है ना। तो देखो वर्क डन बाय mg हम देखें तो हमें ये लेंथ चाहिए, तो क्या मैं L माइनस एल कॉस 45 लिख सकता हूँ, है ना, इधर का लेंथ। अब सोचो, इस पे mg भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो वर्क डन बाय mg कैसा होगा?
पॉजिटिव, तो मैं सिंपल लिखूं एम जी इंटू एल माइनस एल कॉस 45 प्लस, अब हमें वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से लिखना है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट है कितना, एल साइन थीटा, और थीटा है कितना 45, तो मैं लिखूं क्या, Q इंटू ई इंटू एल साइन 45। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, तो इनिशियल तो जीरो, रेस्ट से रिलीज किया है, बस इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, ओपन करते हैं तो एम जी एल माइनस एम जी एल कॉस 45 प्लस ई की जगह हम वैल्यू रखें एम जी बाई क्यू, तो सिंपल आ जाएगा एम जी एल साइन 45 बराबर होगा हाफ एम बी फाइनल का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो v कितना आ जाएगा अंडर रूट टू जी एल, ये आएगा v इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एल, एंड तुम्हें पता है v बराबर आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर v बाई आर, तो r की जगह हम सिंपली यहाँ पे l रखेंगे, तो टू जी एल अपॉन एल स्क्वायर, इसे कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा टू जी बाई एल। एक बार देखो समझ में आया हो तो इसका मैसेज करूं। नेक्स्ट डे का होमवर्क रहेगा, पहले नोट कर लियो तो इसका मैसेज करो। समझ में आया क्या सभी को कि कहीं कोई डाउट है, इसमें कहीं कोई डाउट है क्या? नो डाउट, ओके। देखना नेक्स्ट डे का होमवर्क, बिगनर बॉक्स 4 हमें कंप्लीट करके आना है, बिगनर बॉक्स 4 कंप्लीट करना है। उसके आगे बिगनर बॉक्स 5, बिगनर बॉक्स 5 भी तुम ट्राई कर सकते हो, कंटेंट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है चलो बिगनर बॉक्स 4 ही सॉल्व करो, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, और सैटरडे को हम न्यूटन्स लॉ और कुछ रिलेटिव मोशन के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी इन दो टॉपिक पे भी थोड़ा टाइम दे देना, ठीक है। इस पे 3-4 और अच्छे क्वेश्चन अपन करेंगे इस टॉपिक पे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक डायपोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एचसीबी में तुम अब 60 तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एचसीबी में अब तुम 60 तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो मॉड्यूल यदि कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा,
मतलब यदि तुम 11th पोर्शन की हम बात करें तो एनपी मतलब NP2 में जो न्यूटन्स लॉ है उसको कंप्लीट कर लो, इजी ही है, कर लो, हो जाएगा जल्दी ही, टाइम तो ज्यादा नहीं लगना चाहिए। HCV में अब ना तुम 60 तक या 62 तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 62 तक। बिल्कुल सही सोच रहे हो, सही। तो ठीक है, फिर आज हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय। होमवर्क ज्यादा नहीं दिया है ना? HCV तुम अभी पहले इस वीक अपन टेस्ट की तैयारी करते हैं, HCV के लिए तुम नेक्स्ट वीक में अपन करेंगे, है ना? इस टेस्ट में हमें अच्छा परफॉर्म करना है, तो अभी जो भी टाइम है उसके लिए अभी 11th पोर्शन को फोकस करो, ठीक है?